हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो सुभाष चंद्र बोस की 125 बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है। कल 23 जनवरी को कोलकाता में उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज ए पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी। उन्होंने बोला कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी ये सोच थी कि इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिया के रूप में आगे बढ़े और हम प्योर इंडिपेंडेंट रूप में रहें। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं एलएसी से एलओसी जो भी हमारी बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान से मिलती है, उन्होंने जैसे हमारे यहाँ इंक्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिया के रूप में उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया। अब देखो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। तो उनके लिए जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनका यूज हम प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में आ सकता है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि देखो 125 उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और जब ऐसी 125 150 किसी की बर्थ एनिवर्सरी या 100 ईयर्स किसी को कंप्लीट हो तो वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ना, उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में कटक में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम भी क्लियर किया था, लेकिन बाद में वो देश सेवा के लिए आ गए और उन्होंने उस पोस्ट से उस एग्जाम से उस पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया। स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनसे सुभाष चंद्र बोस काफी प्रभावित थे, इसलिए अपने इस एज ए स्पिरिचुअल गुरु उनको मान लिया था उन्होंने। और उनके जो सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, उनका नाम था CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। देखो 1921 के लगभग सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूज़पेपर की एडिटरशिप भी की। उस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड और ये न्यूज़पेपर जो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर को फाउंडिंग किया था CR दास, जो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। उनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी, उन्होंने फाउंड किया था इस फॉरवर्ड न्यूज़पेपर को। सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे वो उसके। इसके बाद में 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें भी वो जीत गए थे और उनके सामने जो उनके विरोधी थे इसमें वो गांधी जी का समर्थन प्राप्त पट्टाभी सीतारमैया थे और पट्टाभी सीतारमैया की इसमें हार हो जाती है। 1939 में जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं, उसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं दोबारा से, लेकिन बाद में वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। देखो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1921 से 1940 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन बाद में गांधी जी से और अन्य सदस्यों से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य सदस्यों से उनके जब वैचारिक मतभेद ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी रेजिग्नेशन दे दिया और एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने कई फेमस स्लोगन भी दिए, जैसे जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया। 6 जुलाई 1944 को देखो गांधी जी के साथ में उनके बहुत सारे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनका एक मतलब लीडरशिप थी ना, उसको हमेशा उन्होंने ग्रेट माना है और हमेशा ऐसे माना है कि इसीलिए 6 जुलाई 1944 को जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया और जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय यूके के, इंग्लैंड के जो पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। देखो जब क्लीमेंट एटली अपने प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं और जब वो इंडिया की विजिट पर आते हैं 1956 के लगभग, तो उनसे पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया ने चलाया था वो तो बिल्कुल सुस्त गिर गया था अपने 1944 के लगभग आते आते, तो आपने 1947 में अचानक फैसला कैसे कर लिया कि हम आजाद कर दें इंडिया को, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, या मतलब जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, उससे एक डर पैदा हो गया था ब्रिटेन में और उनको लग रहा था कि जिस तरीके से आजाद हिंद फौज ने बाहर जाकर के विदेशी देशों का अपने साथ में समर्थन प्राप्त किया है, अब इंडिया पर राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडिया को जल्दी से जल्द डिक्लेयर कर दिया गया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। 1945 में उनके लिए खबर आई थी कि प्लेन क्रैश में
जो मिस्टर सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मिस्टर सुभाष चंद्र बोस के लिए जो हमारे एक फ्रीडम फाइटर और आइकॉनिक हीरो थे, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के है। देखो, फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी लंबे समय से चल रहा है और जो फार्मर्स है उन्होंने मांग की थी कि जैसे रिपब्लिक डे पर परेड होती है, सेम उसी तरीके से वो भी दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगी। तो अब दिल्ली पुलिस ने उनको अपनी सहमति दे दी है। उनका जो रास्ता है उसके लिए डिस्कशन चल रहा था कई दिनों से दिल्ली पुलिस के साथ में फार्मर्स एसोसिएशन का। अब डिक्लेयर हो गया है कि 26 जनवरी को वो भी ट्रैक्टर परेड करेंगे और इसमें 2 लाख से ज्यादा व्हीकल इसमें जुड़ेंगे इस रैली में और प्रोटेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है वो जम्मू से है। देखो, जम्मू में पिछले 6 महीने में 4 टनल ऐसी फाउंड की गई हैं जो पाकिस्तान वाले एरिया से इंडिया में एंट्री उन टनल्स की हो रही है। बीएसएफ जो है वो इस एरिया में सर्चिंग ऑपरेशन अपना चला रहा है ताकि जब 26 जनवरी और आने वाले जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उस समय कोई भी टेररिज्म अटैक न हो सके, उसको काउंटर किया जा सके। तो उन सब से रिलेटेड जब अपना सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ऐसी टनल्स को फाउंड किया गया है। पिछले 1 साल में लगभग 10 ऐसी टनल्स खोजी जा चुकी हैं जिनकी एंट्री मतलब स्टार्ट कहां से होती है, पाकिस्तान टेरिटरी वाले रीजन से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो बीजू पटनायक को लेकर के है। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, बीजू पटनायक जो है वो एक पायलट थे और एक अच्छे खासे पायलट थे। इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था और जब हमारा इंडिया आज़ाद होने वाला था उसमें भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिलेशन है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया को देखो 1945 में इंडोनेशिया एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में डिक्लेयर हो जाता है, इंडिपेंडेंट देश बन जाता है इंडोनेशिया। लेकिन 1947 के लगभग आकर के डच जो लोग हैं, डच दोबारा से उनके ऊपर एनक्रोचमेंट मतलब दोबारा से आकर के उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू करने देते हैं। अब इंडिया उसमें सपोर्ट करना चाहता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के जो भी पीएम थे उस समय प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सुकर्णो थे, वाइस प्रेसिडेंट हट्टा, प्राइम मिनिस्टर सुतन जहीर, उन सबको इंडोनेशिया से बाहर लाया जाता है। किसके द्वारा? बीजू पटनायक के द्वारा। तो उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए इंडोनेशिया की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने अपने वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग जो रूम है उसका नाम रखा है बीजू पटनायक के नाम पर, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनकी जो फ्रीडम रही ना, उस फ्रीडम स्ट्रगल में बीजू पटनायक ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था। हमारे इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी बीजू पटनायक ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था और उड़ीसा के वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। देखो, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर के है। कोवैक्सीन के जो फेज 3 का जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो गया है और उसको लेकर के साइंटिस्ट ने अपने ग्रीटिंग्स और अभिवादन प्रेजेंट किया है कि अच्छे से उसके फेज 3 के जो डाटा है, फेज 3 का जो भी प्रोसीजर था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो भी वैक्सीन से रिलेटेड है। डब्ल्यूएचओ के जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस गेब्रेसियस। उन्होंने बोला है कि इंडिया ने जिस तरीके से इस पेंडेमिक से लड़ा है और इस पेंडेमिक से लड़ते हुए इंडिया ने जिस तरीके से वैक्सीन को क्लियर किया है ना, उससे इंडिया का काफी थैंकफुल है और बहुत सारे देश जो इस वैक्सीन को मतलब वैक्सीन बनाने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए काफी अच्छा काम किया है इंडिया ने। इस पेंडेमिक के लड़ने में इंडिया ने जो सपोर्ट किया है वो बहुत ही अभिवादन भरा काम है। देखो, इंडिया ने अपनी नेबर पॉलिसी को एक्सटेंड करते हुए सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो एक कंसाइनमेंट है वो अपने पड़ोसी देशों को पहुंचाया है, जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, सेशेल्स जो एक आइलैंड कंट्री है, इन सब में उन्होंने वैक्सीनेशन की सपोर्ट दिया है अपने पड़ोसी देशों को। इसके अलावा जो इंडिया की वैक्सीन है वो ब्राजील देश तक भी पहुंच चुकी है। ब्राजील देश है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सबसे सेकंड नंबर पर, सेकंड लार्जेस्ट डेथ हुई थी वहां पर और सबसे ज्यादा मतलब एक एज ए इफेक्ट अगर कोविड-19 पेंडेमिक का देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा रहा था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो संडे वाले दिन साइंस पेज आता है तो उस पेज से रिलेटेड है। साइंस पेज पर ये बोला गया है कि इंडिया में जो हमारे यहाँ पर
देखो इंडिया में एक बात बोली गई है कि जैसे ही सेंचुरी एंड की तरफ जाएगी ना, वैसे वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स मतलब सूखे बढ़ जाएंगे। 1979 का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 1979 में इंडिया ने एक सीवियर ड्रॉट को फेस किया था और उस समय 40% जो हमारा कंट्री है वो इससे इफेक्ट हुआ था और स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था इंडिया और फ्रांस ने जिस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था और उसमें जो टारगेट डिसाइड किए गए थे, अगर उन टारगेट को अचीव कर लिया गया इंडिया के द्वारा, देखो उस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में क्या हुआ था कि एक तो पूरे वर्ल्ड के लिए टारगेट फिक्स किए गए थे, इसके अलावा हर कंट्री ने अपने अपने खुद के भी डिटरमाइंड कुछ टारगेट फिक्स किए थे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में जो भी टारगेट फिक्स किए गए थे कि हम हमारी अर्थ जो प्लानेट का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि 2 डिग्री का तो टारगेट रखा था, लेकिन देशों ने सभी कंट्रीज ने ये बात बोली थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने दिया जाएगा जो हमारी अर्थ प्लानेट का टेम्परेचर। इसके अलावा जो हर देश ने अपने अपने कुछ टारगेट फिक्स किए थे, अब इंडिया ने भी अपने कुछ टारगेट फिक्स किए थे, उन टारगेट्स को हम देख लेते हैं। देखो इंडिया ने बोला था कि 2005 को आधार मान करके 2005 को बेसिस माना गया था, इंडिया 2030 तक अपनी जीडीपी का 33 से 35% तक कार्बन एमिशन को कम करेगा। इसके अलावा इंडिया अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसमें से 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोडक्ट करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से। इसके अलावा इंडिया जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको भी इंक्रीज करेगा ताकि कार्बन सिंक जो है उसके लिए जो भी जरूरत होती है, फॉरेस्ट देखो क्या होते हैं कि जो भी हमारे कार्बन एमिशन होता है उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो 2.5 टू 3 बिलियन टन्स कार्बन सिंक के लिए जो एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ये सब कुछ इंडिया के पर्सनल डाटा थे और जो वर्ल्ड के जो डाटा थे कि जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर ये टारगेट अचीव किए जाते हैं या इनकी तरफ थोड़ा सा भी एक कदम बढ़ाया जाता है, जो ड्रोट की जो समस्या आने वाली है ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो एक न्यूज़ है, जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक पैरालाइज माइस था मतलब चूहा था, उसको दोबारा से चलना स्टार्ट कर दिया है। कई बार एक्सीडेंट की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काम करना बंद कर देती है जिसकी वजह से व्यक्ति पैरालाइज हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में जो जर्मन साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो रिसर्च की है उनमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन माइंड में दिया है ताकि दोबारा से नर्व सेल्स एक्टिव हो जाएं और स्पाइनल कॉर्ड को जो एक इंफॉर्मेशन दी जाती है ब्रेन के द्वारा, वो जब दी जाने लगेगी तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड दोबारा से एक्टिवली काम करने लगेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं 46 नंबर के। उन्होंने पहले ही दिन काम करते हुए बहुत सारे, मिस्टर ट्रंप उनसे पहले राष्ट्रपति रहे और मिस्टर ट्रंप ने जिन जिन जो भी अकॉर्ड हुए थे, जो भी समझौते हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, उनसे हाथ पीछे खींचे थे, ऐसे 17 एग्रीमेंट को दोबारा ओवरटर्न किया है मिस्टर जो बाइडेन ने। तो देखो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मिस्टर ट्रंप है वो तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड उससे भी उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए थे। अब ये देखना होगा कि जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो इस पर कैसे काम करने वाले हैं। तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जब यूएस ने हाथ पीछे खींच लिए थे तो यूएस ने जो भी अपने टारगेट फिक्स किए थे कि 2005 लेवल के आधार पर 2025 तक हम 26 से 28% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। और इसके अलावा जो यूएन अमेरिका ने एक प्रॉमिस और किया था कि वो यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड में 3 बिलियन हर साल 3 बिलियन जो रुपीस है उनका इन्वेस्ट करेगा, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया गया 1 बिलियन तक। ठीक है, तो ये सारे जो टारगेट थे अब उनको ध्यान रखा जाएगा कि मिस्टर जो बाइडेन जो भी टारगेट फिक्स किए गए थे उनको कैसे अचीव करते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इस डिस्कशन में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।